आपका स्वागत है डे 8 में। और हम बात करेंगे क्या नहीं करना है। एट द वेरी फर्स्ट प्लेस, जो बच्चे की अभी हालत है वो हालत हुई कैसे। आपने गौर किया होगा, जब बच्चा पैदा हुआ था तो हेल्दी पैदा हुआ था, उससे थोड़ा बहुत बोलने चलने लगा था, वो जेस्चर देने लगा था, रिस्पॉन्ड करने लगा था, नाम कोई बुलाए तो उससे रिस्पॉन्ड करने लगा था। लेकिन धीरे धीरे करते सारी चीज़ें खत्म होती चली गई। और फाइनली एक दिन डायग्नोस हुआ कि भाई ये तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो गया है या था, जबकि वो था नहीं है ओरिजिनली। तो ये हुआ कैसे, इस पे ध्यान देंगे ताकि दोबारा से ये सिम्टम और एग्रीवेट ना हो। अभी तक बाय फर्स्ट वीक आप में से काफ़ी सारे पेरेंट्स के बच्चों में काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट दिखा। मैं लगातार आपके इंटरेक्टिव ग्रुप को देख रहा हूँ, हमारी पूरी टीम देख रही है। तो खैर आगे बढ़ते हैं इसमें डे 8 की तरफ। कैसे ऑटिज्म होता है उसका फॉर्मूला अगर कोई मुझसे पूछे तो फॉर्मूला ये है कि बचपन में लगाई जाने वाली सारी वैक्सीन बच्चे को लगातार लगा दो, और साथ में जब भी बच्चे को बुखार है तो पैरासीटामोल दे दो। अगर ये दोनों चीज़ें आपने किया तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बच्चे में हाइपर एक्टिविटी बढ़ जाएगी, उसकी स्पीच कम हो जाएगी, उसके रेस्पॉन्सिवनेस कम हो जाएगा। यानी कि जो क्लासिक सिम्टम्स हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के, वो आने ही लगेंगे। और ये कोई मेरी बनाई हुई कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये ऑलरेडी सिद्ध है। और ये रेफरेंस पेपर आप देख रहे हैं 2010 का, और ये पेज नंबर 52 ऑटिज्म से आज़ादी वाले बुक में आप जाके देख ही सकते हैं। तो ये तो हुई एक बात। और इसमें यह मुख्य बात कि जब भी बच्चे को बुखार हो, किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में, इनफैक्ट मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जब भी किसी को भी बुखार हो तो बुखार को कभी गलती से भी घटाना नहीं चाहिए, पैरासीटामोल से घटाना नहीं चाहिए। पैरासीटामोल से घटाएंगे अगर छोटा बच्चा है तो उसको कोई ना कोई न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के बनने लगेगा, या फिर ऑटोइम्यून रिएक्शन हो जाएगा, डायबिटीज टाइप 1 हो जाएगा, कुछ ना कुछ होने के चांसेस हो जाते हैं। और लेकिन जब वो होगा तो कभी भी डॉक्टर ये आपको नहीं बताएंगे कि जो अभी बच्चे की कंडीशन है वो पैरासीटामोल के देने की वजह से है। इनफैक्ट पूरे दुनिया में जो एक्यूट लिवर फेलियर के मोर देन 50% केसेस, आधा केस पूरे दुनिया के, वो सिर्फ इस एक दवाई की वजह से, पैरासीटामोल। तो सवाल फिर यही आएगा कि अगर बुखार हो तो करें क्या, क्या करें। बस इसी तरह से हर दिन आप मेरा एक एक करके वीडियो देखते रहिए, क्या करें और क्या ना करें वो आता रहेगा। इवन फीवर को कैसे मैनेज करना है, कैसे बच्चे को फीवर के ट्रैप से बाहर निकालना है, ये भी हम समझेंगे राइट टाइम पे। और अगर उससे पहले अगर फीवर आ ही जाए तो आप हमें इत्तला करें, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, इमरजेंसी मोड में आके हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे लेके उसी वक्त हम मॉनिटर करेंगे। एंड डोंट वरी, फीवर से डरने की कभी भी किसी को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फीवर कोई बीमारी नहीं है। फीवर जो है वो आपके बॉडी का एक रेस्पॉन्स है, आपके बॉडी की इम्यून रेस्पॉन्स है। और फीवर का मतलब है बॉडी का वेपन, जो वायरस ने, बैक्टीरिया ने अटैक किया, उसे मारने की बॉडी की शक्ति है। लेकिन उस शक्ति को कम करेंगे, जो कि हम करते हैं पैरासीटामोल से, तो बहुत सारे और प्रॉब्लम आती हैं, और जो मूल बीमारी है वो लिंगर ऑन करती रहती है। तो ये देखा गया एविडेंस बेस्ड तरीके से प्रेगनेंसी के दौरान जिन वुड बी मदर्स को पैरासीटामोल दिया जाता है, या बहुत छोटे बच्चे में जब पैरासीटामोल दिया जाता है, तो उसमें ऑटिज्म या एडीएचडी के सिम्टम आ ही जाते हैं। वो जो एविडेंसेस हैं वो ये रहे आपके सामने, आप पेज 15 में जाके डिटेल में पढ़ ही सकते हैं। तो पहला जो आज का जो सीख है कि पैरासीटामोल या फीवर कम करने के लिए कोई दवाई बच्चे को बिल्कुल नहीं देना है। तो ये एक तरह की दवाई है जो आपके घर में अगर है, उठा के बाहर फेंक दीजिए। अब आते हैं दूसरी तरह की दवाई की। ये देखा गया है कि आमतौर पे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के बच्चों में फिट्स, सीजर ज्यादा आते हैं इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल पॉपुलेशन, ज्यादा। तो ऐसे में फिट्स के लिए जो दवाइयां हैं वो प्रेस्क्राइब किए जाते हैं। एज ए रिजल्ट बच्चे का जो क्लासिक सिम्टम ऑफ ऑटिज्म एडीएचडी वो और ज्यादा एग्रेवेट करता है, वो और ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि जो क्लासिक सिम्टम ऑफ ऑटिज्म है वो ठीक हो जाए या वो सप्रेस हो जाए, तो उसके लिए एक काम तो करना पड़ेगा, किसी भी हालत में ये जो फिट्स की जो या मिर्गी की या सीजर की जो दवाइयां हैं उस पर रोक लगाना पड़ेगा। अब सवाल आपका एक हो सकता है कि दोबारा फिट्स पड़ जाए तो दवाई के अभाव से, लेकिन क्या आपको पता है कि दवाई के लेने के बाद भी फिट्स पड़ते हैं? आपको तो पता ही होगा, आप झेल भी रहे होंगे कि दवाई आप दे रहे हैं, इंस्पाइट ऑफ दैट बच्चे को फिट्स आ गया। तो फिट्स आना है तो आएगा, दवाई से बच्चे की बीमार रहने की पॉसिबिलिटी और बढ़ जाती है।
तो फिट्स को हम कैसे अवॉइड करें? जो प्रोटोकॉल मैंने आपको बताया है वो प्रोटोकॉल जब आप करेंगे तो मोस्ट लाइकली उससे फिट्स आने के चांसेस घट जाएंगे। इनफैक्ट हमने अपने प्रीवियस बाकी बच्चों में देखा कि उनके फिट्स पूरी तरह खत्म ही हो जाते हैं। फिट्स पूरी तरह खत्म हो जाए उसके लिए जो जो बातें अभी तक पिछले एक हफ्ते में बताई, आई होप कि चाहे वो नीम थेरेपी हो, वो DIP डाइट हो, वो जीरो वोल्ट थेरेपी हो यानी कि धरती पे चलना, सनलाइट का एक्सपोजर लेना, या कोकोनट का फीड कराना, या प्रोबायोटिक ड्रिंक्स, अगर आप ये सब करा रहे हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि फिट्स की नौबत नहीं आएगी। ये हमने देखा है, ये एविडेंस बेस्ड है। इसीलिए ये एक दवाई है जिसको जब तक बच्चे को देते रहेंगे तब तक बच्चा बराबर उसी सिम्टम को लेता हुआ रहेगा, वैसे ही बना रहेगा। तो ये दवाई को धीरे धीरे टेपर डाउन करना या छोड़ना आवश्यक है। ये दवाई बच्चे को ठीक नहीं होने देगा। तो ये दूसरी तरह की दवाई है। तीसरे पे चलते हैं, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स यानी कि जो बैक्टीरिया हमारे बॉडी पे अटैक करते हैं, उन बैक्टीरिया को मारने के लिए जो दवाइयां हैं उन्हें बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। एक टाइम था जब एंटीबायोटिक्स ह्यूमन बॉडी में अच्छा काम करती थी, लेकिन आपको ये प्रिंसिपल पता है, प्रिंसिपल ऑफ म्यूटेशन। ये जो बहुत छोटे माइक्रोब्स होते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया है, वायरस है, ये बहुत जल्दी म्यूटेट होते हैं। म्यूटेट होने का मतलब कि अपना रंग रूप बदल लेते हैं। और एंटीबायोटिक एक हथियार है जिससे वो बैक्टीरिया को जो आपके बॉडी में तंग कर रहा है आपको, उसे अटैक करना, उसे मारना। अब आपको म्यूटेशन कुछ इस तरह से समझाता हूं। मान लीजिए कि आपका दुश्मन एक भालू है, आपकी तरफ आ रहा है आपको खाने के लिए, लेकिन आपने औजार उठाया, हथियार उठाया, बंदूक की, बंदूक से मैं भालू को मार दूंगा। लेकिन जब तक आपने निशाना बनाने की सोची तब तक भालू म्यूटेट होकर मच्छर बन गया। तो जिस हथियार से आप भालू को मारना चाह रहे थे, उसी हथियार से मच्छर को नहीं मार सकते आप, मच्छर उससे नहीं मरेगा। तभी आपने इलेक्ट्रिक रैकेट उठाया कि मच्छर को अटैक करने के लिए, लेकिन जब तक आपने मच्छर को एम किया तब तक मच्छर म्यूटेट होकर हाथी बन गया। अब हाथी को मारने के लिए वो रैकेट काम नहीं आ सकता, और जब तक हाथी के लिए आपने कोई एप्रोप्रिएट औजार लिया तब तक वो हाथी चिड़िया बन गई। तो दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन। तो अभी जो इस प्रेजेंट जनरेशन के जो बैक्टीरिया है जो इंसान पे अटैक करते हैं, वो सारे कई बार म्यूटेट हो चुके हैं, लेकिन हमारे जो एंटीबायोटिक्स हैं वो प्रीवियस जनरेशन के हैं। इसलिए ये सारे एंटीबायोटिक्स अभी के टाइम पे मीनिंगलेस हैं, वो किसी काम के नहीं, वो व्यर्थ हो चुके हैं, ऑब्सोलीट हो चुके हैं। और ये सिर्फ मेरा कहना नहीं है, ये WHO का भी कहना है, ये ऑफिशियल हो चुका है सिंस 2016 दैट नाउ ऑल दिस एंटीबायोटिक्स आर ऑब्सोलीट। यानी कि इन एंटीबायोटिक्स का बैक्टीरिया पे कोई असर नहीं है। दैट इज वन। सेकेंड, ये शुरू से ही पता था कि एंटीबायोटिक्स के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। जब भी आप एंटीबायोटिक लेंगे किसी बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए, तो उसके साइड इफेक्ट बॉडी को झेलना पड़ता है। लेकिन वो तब तक सही फिर भी है कि चलो भाई, एक पर्टिकुलर तरह के बैक्टीरिया से आजादी पाने के लिए थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट झेल लेंगे। लेकिन वो जो साइड इफेक्ट है वो तो अभी भी होगा ह्यूमन बॉडी में, लेकिन उसका जो इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, जो प्राइमरी इफेक्ट जिसकी वजह से आप ले रहे थे, वो अब ऑब्सोलीट हो चुका है, खत्म हो चुका है। इसलिए एंटीबायोटिक्स लेने का कोई मतलब नहीं रहता, नंबर वन। नंबर टू, ऑन द कॉन्ट्रेरी, ये क्लियरली देखा गया है कि एंटीबायोटिक्स बच्चों में ज्यादा देने से बच्चों का गट ब्रेन एक्सिस बिगड़ जाता है, डिस्फंक्शन हो जाता है, और जिससे ऑटिस्टिक लाइक बिहेवियर बच्चों में आने लगते हैं। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं, इसके अगर डिटेल में जाना है तो पेज नंबर 55 में जाएंगे तो ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिलेगा। और डिटेल में अगर जाना है, पूरी डिटेल में ही जाना है, तो आप वर्ल्ड्स बेस्ड द DIP डाइट, ये मेरी किताब, ये पढ़ सकते हैं। हालांकि जैसे मैंने पहले बताया था, अगर आपका इरादा सिर्फ बच्चे को ठीक करने भर का है, तो जो इस वीडियो में इंफॉर्मेशन है और जो वो किताब जो आपके पास है, ऑटिज्म से आजादी, उतना इंफॉर्मेशन एनफ है, एनफ। और उसके अलावा कुछ पूछना हो तो हमारे ग्रुप के माध्यम से पूछ ही सकते हैं। तो अब ये तीसरी तरह की दवाई, एंटीबायोटिक्स किसी भी तरह का, वो कभी भी बच्चे को नहीं देना है, बिल्कुल नहीं देना है। तो अगर कोई इन्फेक्शन बच्चे को हो गया तो क्या करना है, खैर वो हम सीखेंगे, सीख ही रहे हैं और सीखेंगे, और आपको क्लियरली पता चलेगा कि किसी भी तरह के वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जल्द से जल्द बिना किसी दवाई के कैसे बच्चे को बाहर निकालें। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये जो एंटीबायोटिक्स हैं, ये लेने से भी बच्चे को कोई फायदा नहीं है, बिकॉज ये ऑब्सोलीट है। तो इसको लेने का सवाल वैसे भी पैदा नहीं होता, बिकॉज ये तो अब मीनिंगलेस हो गया, पॉइंटलेस हो गया। तो करना क्या है वो हम तो सीखेंगे ही, लेकिन इसका खतरा जो मैंने आपको बताया, इससे ऑटिज्म बनता है। ये देखा गया है कि जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनमें पहले 36 महीने तक एज मच एज 11 गुना ज्यादा उनको एंटीबायोटिक्स दिए गए हैं।
ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो यूं ही छोटे मोटे खांसी जुकाम बुखार में बार बार डॉक्टर्स के पास जाते हैं और वही ज्यादा शिकार बनते हैं इस तरह के ओवरडोज का, और उन्हीं के बच्चों में इस तरह के सिम्टम आते हैं। आपने कभी रेयरली देखा होगा बहुत गरीब का बच्चा ऑटिस्टिक हो गया है, बहुत ऐसा गरीब का बच्चा जो डॉक्टर के पास जा ही नहीं सकता, राइट, किसी भी रूप में, तो उन बच्चों में ये सब कुछ नहीं पाया जाता। लेकिन जो ज्यादा मॉडर्न, अपने आप को मॉडर्न समझने वाले जो पेरेंट्स हैं या बहुत पैसा जिनके पास है, तो उनको लगता है कि बच्चे के ज्यादा सेफ्टी के लिए घड़ी घड़ी डॉक्टर के पास ले जाओ। और आजकल के जो डॉक्टर हैं पीडियाट्रिशियंस, उनका तो यही है कि जब भी जाएंगे कुछ ना कुछ तो पकड़ा ही देंगे, खास तौर पे एंटीबायोटिक तो दे ही देंगे। और बचपन में अगर ज्यादा मात्रा में दिया जाए तो वो एक अच्छा खासा रेसिपी है जिससे बच्चे के गट ब्रेन एक्सिस डिसफंक्शन हो सकता है, लीडिंग टू ऑल काइंड ऑफ सिम्टम्स, जिन्हें क्लासिफाई किया जाता है ADHD, जिन्हें क्लासिफाई किया जाता है ऑटिज्म एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो खैर, ये एंटीबायोटिक से आपको दूर रहना है। तो ये आज की सबक कि किन दवाइयों को बिल्कुल नहीं लेना है। और अब सिंस ये एक हफ्ता खाली पूरा हो गया है, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि ये जो कैन ट्रैकर डायरी है, इस ट्रैकर डायरी में, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पेज नंबर 9 में जाके फर्स्ट वीक के बाद जितने सारे सिम्टम हमने दिए हैं, राइट, उन सारे सिम्टम में एक हफ्ते में जिन जिन सिम्टम में थोड़ा बहुत भी फायदा हुआ है, 10%, 20%, 100%, वो यहाँ पे लिखना है, राइट। और ऐसे पेज नंबर 9 के बाद पेज नंबर 10 में जाएंगे और ये पहला कॉलम भरेंगे, फिर पेज नंबर 11 में जाएंगे। ये इंग्लिश हिंदी में दिया है ताकि आपको समझ आ जाए, हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ेंगे तो क्लियरली आपको समझ आएगा। फिर आपके हिसाब से एक हफ्ते के अंदर इस पर्टिकुलर सिम्टम में बच्चे में, जैसे हाइपर एक्टिविटी है पॉइंट नंबर 3, तो एक हफ्ता ये फॉलो करने के बाद हाइपर एक्टिविटी में कितना इंप्रूवमेंट है, 10% है, 20% है, पूरी तरह ठीक हो गया तो 100%, अगर कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं तो 0%। इस तरह से सेल्फ ट्रैकिंग के लिए इस कॉलम को भरना है और इसके पूरे 50 अलग अलग पॉइंट्स हैं अलग अलग पेजेस में। और हो सकता है कि कोई ऐसे सिम्टम्स भी हो जो आपके बच्चे में हो ही ना एट द वेरी फर्स्ट प्लेस, तो उस कॉलम को उस वाले सिम्टम के आगे नॉट एप्लीकेबल NA लिख के छोड़ दीजिए, ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। ये जो आप भर रहे हैं, ये रेफरेंसेस हमें बाद में काम आएंगे, कभी ना कभी काम आएंगे इसी दौरान, जब आप किसी स्पेसिफिक चीज पे जब हम बात करेंगे फोकस करके पेशेंट टू पेशेंट, तब हम आपसे इनमें से कुछ मांग सकते हैं, जिसके बेसिस पे हम एक निष्कर्ष पे जाएंगे और उस निष्कर्ष के बेसिस पे हो सकता है हम कुछ स्पेशल आपको रिकमेंड करें। इसीलिए ये सारा जो जॉट डाउन करना भी जरूरी है आपके लिए। ये सेल्फ असेसमेंट है और इसको हम बोलते हैं पेरेंट्स ऑब्जर्वेशन टेस्ट। आपने जो ऑब्जर्व किया वो लिखना है, तो वीक 1 में लिखना है क्योंकि वीक 1 पूरा हो गया, फिर वीक 2 के पूरा होने के बाद, फिर वीक 3 के पूरा होने के बाद, एंड फाइनली वीक 4 पूरा होने के बाद तो 4th कॉलम आपको भरना है। और अब आगे चलते हैं। तो इस तरह से कल 7वें दिन तक आपने ये डे 7 का पूरा कॉलम भर लिया होगा कि नीम थेरेपी कितना % 7वें दिन में यूज किया, DIP डाइट कितना % यूज किया। फॉर एग्जाम्पल कोकोनट फैट, जाहिर सी बात है जब तक मैंने कोकोनट फैट के बारे में बताया नहीं तो एक कॉलम ब्लैंक रहा होगा, लेकिन कल वाले दिन जब आपने कोकोनट फैट समझ लिया उससे पहले, तो कोकोनट फैट के बारे में कितना % फॉलो किया, अगर तो फॉलो किया तो यहाँ पे आपको लिखना है अपने सूझबूझ के हिसाब से। डिनर 8 बजे से पहले पूरा कर रहे हैं कि नहीं, अगर तो कर रहे हैं, कभी कभी मिस भी हो रहा है, तो जिस दिन पूरा किया डिनर 8 बजे से पहले तो यानी कि यस आई हैव डन। और उस पर्टिकुलर डे में अगर अपने बच्चे में कोई भी छोटा मोटा चेंजेस एंड इंप्रूवमेंट दिखता है या कोई और सिम्टम भी नोटिस करते हैं तो उसको इस कॉलम में यहाँ पे इन डॉटेड लाइन में भरना है। ये जो आप भर रहे हैं ना, ये आपके काम आने वाला है, क्योंकि आगे चल के कोई स्पेसिफिक सवाल अपने बच्चे के बारे में पूछेंगे तो हम आपसे मांगेंगे कि पेज 7 का ये शीट आप हमें व्हाट्सएप से भेज दीजिए और उसको हम पढ़ के, या पहले 4 दिन के भेज दीजिए या बीच के 4 दिन के भेज दीजिए, और उसको पढ़ के तो हमें थोड़ा और आपके बच्चे के बारे में जानने में, कॉम्प्रिहेंड करने में मदद मिलेगी, तो हम आपको एक सही गाइडेंस अपने सूझबूझ के हिसाब से आपको दे पाएंगे। इसीलिए इन वीडियोस को देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस ट्रैकर डायरी को भरना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जो डेली एक्टिविटी बच्चे के साथ इन अकॉर्डेंस टू दिस आप कर रहे हैं, वो एक्टिविटी की वीडियोस या फोटोज आप पोस्ट कीजिए इंटरेक्टिव ग्रुप में, क्योंकि वो जो वो पोस्ट करेंगे उसको हम
मैं और मेरी टीम लगातार वॉच कर रहे हैं। अगर उसमें कोई चीज़ हमें इनपुट देना हो या अगर उसमें कोई गलती आप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप DIP डाइट दे रहे हैं, कोई ना कोई रेसिपी खिला रहे हैं, तो उसका वीडियो या उसकी फ़ोटो खींच के आप भेजिए। जब उसको देखेंगे तो हमें समझ आएगा कितनी क्वांटिटी आप दे रहे हैं, तो हम कुछ पॉइंट कर सकते हैं, या फिर हमें लगेगा कुछ ऐड करना तो हम बता सकते हैं। इसीलिए आपको एक्टिविटीज़ को ज़रूर अधिक से अधिक इंटरेक्टिव ग्रुप में डालना है। तो खैर, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ डे 8।